नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अपने लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जी रहे होंगे। इस एपिसोड में मैं मौर्य वंश को पढ़ाऊंगा, जो मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वंश है। महत्वपूर्ण वंश इसलिए क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, ये भारत का स्वर्ण काल है। ठीक है, स्वर्ण काल इसलिए क्योंकि इसके पहले ना 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था। ठीक है, तो 16 महाजनपद का 16 राजा, और 16 राजा अपने हिसाब से भारत का संचालित करते थे। लेकिन इस काल में ऐसा हुआ कि कौटिल्य की रणनीति के हिसाब से, दिशा निर्देश के अनुसार से चंद्रगुप्त ने 16 महाजनपदों को एक सूत्र में पिरोया और अखंड भारत का निर्माण कराया। आई बात समझ में? तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो हम आज सुनते हैं ना, वो एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है और बिंदुसार से होते हुए अशोक तक काफी विस्तृत हो जाता है भारत का साम्राज्य। ठीक है, तो साथियों, मौर्य वंश ना 322 बीसी से 184 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन 138 सालों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनको हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यह पहला वीडियो है मौर्य वंश का। ठीक है, तो साथियों, पढ़ाने से पहले मैं स्टोरी बताना चाहूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके। आपने सिकंदर का नाम सुने होंगे ना, तो सिकंदर के विषय में कहते हैं कि यह ऐसा पहला शासक था पूरी दुनिया में जिसने पूरी दुनिया को जीतने का, विश्व विजय का संकल्प लिया था। इसी क्रम में साथियों, इन्होंने पूरी दुनिया का लगभग आधे भूभाग पर कब्जा कर लिया था जीतकर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? तो ईरान, इराक, मिस्र, मेसोपोटामिया, तमाम ऐसी सभ्यताओं को उसने अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, विजय हासिल करके फाइनली जब वो भारत में आए ना, तो पंजाब प्रांत में, ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में भारत के 2 शासक थे, राजा अम्भी और राजा पोरस। तो उनके साथ ना लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, तो वो दोनों पराजित हो गए। हमारे जो महाजनपद के राजा थे ना, राजा अम्भी, राजा पोरस, दोनों पराजित हो गए सिकंदर के हाथों। ठीक है, लेकिन पराजित होने के बाद जब पराजित के सिकंदर फिर वापस पुनः लौट गए। ठीक है, और बेबीलोन नामक स्थान में उसकी मृत्यु हो गई। वापस लौटने का उसका 2 मुख्य कारण था। ठीक है, पहला कारण था साथियों, चूंकि वो पूरी दुनिया से लड़ते हुए भारत में पहुंचा था फाइनली, तो उसके सेना काफ़ी थक चुका था। ठीक है, काफ़ी थक चुका था और कई हजार सैनिकों मर चुके थे सिकंदर का। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि जो उस समय क्रूर शासक था धनानंद, तो धनानंद के पास ना एक विशाल सेना थी 3.5 लाख की। ठीक है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रूर था। इसी कारण डर के मारे सिकंदर वापस हो गए। ठीक है, तो उस जीता हुआ क्षेत्र में ना, पंजाब क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अपने सेनापति सेल्यूकस की नियुक्ति कर दी। ठीक है, आई बात समझ में? तो साथियों, अब नाम आता है किसका? चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य का। जब राजा अम्भी, राजा पोरस को हरा दिया था ना, तो तक्षशिला में एक ब्राह्मण रहता था। ठीक है, आचार्य चाणक्य। तो वो डर के मारे कहीं भारत पर पूरी कब्जा ना कर ले, तो भारत भूमि के रक्षा के लिए धनानंद के पास गया था दरबार में। ठीक है, लेकिन दरबार में जाने के बाद धनानंद ने काफ़ी उसकी बेइज्जती की, अपमान किया। ठीक है, क्योंकि उसकी सोच बहुत ज़्यादा संकुचित थी धनानंद की। वो सिर्फ मगध पर ही अपना राज्य स्थापित करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें और बाकी जनपदों को एक में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करें। ऐसी उसकी सोच नहीं थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी उसकी सोच। ठीक है, उन्होंने अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया। ठीक है, जब अपमान किया ना आचार्य चाणक्य का, तो उसी दिन उन्होंने शपथ लिया था कि मैं नंदवंश का समूल नाश करूंगा और ऐसे राजा को बैठाऊंगा जो भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण कर सके। तो फाइनली चाणक्य ने ऐसे ही किया। चंद्रगुप्त के माध्यम से इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया और धनानंद को पराजित करके 323 बीसी में पराजित करके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। आई बात समझ में? तो आइए हम एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं साथियों यहाँ पे। ठीक है, तो मौर्य वंश को जानने का
हमें बहुत सारे स्रोत है, ठीक है, हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। आई बात समझ में? तो हमें आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र में हमें राजा के जो कर्तव्य होते हैं ना, जो प्रशासन का संचालन कैसा होता था, उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र का मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय नहीं है। आई बात समझ में? तो ये राजनीति से प्रेरित विषय है, ठीक है, उसमें हमें राजनीतिक ज्ञान मिलता है मौर्य वंश के बारे में। दूसरा साथियों, मेगास्थनीज के इंडिका से हमें काफ़ी हद तक उस समय जो सिचुएशन था, ठीक है, शूद्रों का, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का, इसके विषय में हमें बेहतरीन ज्ञान मिलता है। उसके साथ शूद्रक का मुद्रा राक्षस, बौद्ध धर्म का दीपवंश, महावंश, इससे भी काफ़ी हद तक हमें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक का अभिलेख से हमें अशोक की जानकारी मिलती है, ठीक है, उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने कौन से आदेश दिया अपनी जनता के लिए, ठीक है। जूनागढ़ के अभिलेख के बारे में साथियों हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ के अभिलेख में, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार और अशोक के बारे में देखते हैं क्रम वाइज, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। 323 बीसी में हराकर, मतलब धनानंद को 323 बीसी में हराया था। अब शासन किया 322 से 298, यानी कि 24 वर्ष इन्होंने शासन किया। इन 24 सालों में कौटिल्य के दिशा निर्देश के अनुसार इन्होंने भारत को लगभग अखंड भारत बना दिया था, क्योंकि बहुत सारे महाजनपदों को इन्होंने एकता के सूत्र में पिरो दिया था, जो अशोक के समय तक ये बहुत ज़्यादा, मतलब अशोक के समय तक ये अखंड भारत बन गया था, ठीक है। साथियों अब देखते हैं इसके विषय में क्या क्या हमें देखने को मिलता है पॉइंट वाइज। तो इनके जाति के विषय में अलग अलग मत है। तो ब्रह्म साहित्य के अनुसार ये शूद्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इनकी माता मूरा भी शूद्र थी, तो शूद्र से शूद्र का ही जन्म होगा, ठीक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार ये क्षत्रिय थे, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म खुद क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रियों ने ही स्थापना किया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। तो इनका मत है क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा है, तो ये भी क्षत्रिय होगा, ये इनका मत है, ठीक है। साथियों जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पहला अभिलेख रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि गुजरात में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये जूनागढ़ गुजरात में है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इनके शासन के प्रमाणिक तिथि यूनानी स्रोत से मिलती है, ठीक है। 322 से 298 के बीच इन्होंने शासन किया था ना, तो इसकी प्रमाणिक तिथि हमें यूनानी स्रोत से मिलती है, ठीक है। साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्यूकस को भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नियुक्त किया था ना, तो उसी जो नियुक्त वाले क्षेत्र में, कब्जा हुआ क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच भयानक युद्ध हुआ, ठीक है। तो एक हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान के आसपास, तो उसी हिंदू कुश पर्वत की सीमा पर 305 बीसी में सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ, ठीक है। पराजित होने के बाद साथियों दोनों के बीच महत्वपूर्ण संधियां हुई। उस संधियों को देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। किसके कहने पर? आचार्य चाणक्य के कहने पर, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने एक दूरदृष्टि रखने वाले एक दिशा निर्देशक थे, ठीक है। उन्हीं के निर्देश के अनुसार भारत अखंड भारत बना, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए किया सेल्यूकस की पुत्री से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य, ताकि एक वैवाहिक संबंध में बनने के बाद सेल्यूकस दोबारा आक्रमण नहीं कर पाता भारत पर, इसी वजह से, ठीक है। जहां इनकी पुत्री की शादी हो रही है वहां दोबारा थोड़ी ना अटैक करेगा जी, उसको लगाव हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, सेल्यूकस को भारत के प्रति। आई बात समझ में? लेकिन एक शर्त था कि पुत्री हेलेना से जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो भारत का राजा नहीं बनेगा, एक शर्त था, ठीक है। ऐसा इसलिए शर्त था क्योंकि विदेशी मूल से जो जन्मा हुआ पुत्र ना कभी मतलब
एक विदेशी मूल से जन्म हुआ पुत्र कभी भारत का एक नेचुरल लगाव होता है ना, उस प्रकार से देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाते थे। यही कारण है कि इसका पुत्र राजा हमें देखने को नहीं मिलता, हेलेना का पुत्र। ठीक है, ये राजनीति, ये कॉन्सेप्ट वर्तमान राजनीति में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने इटली की है ना, तो उसके पुत्र राहुल गांधी है जो वर्तमान कांग्रेस में है। तो कई लोगों का मानना है कि उसमें उतनी देशभक्ति नहीं है जितनी कि हमें नरेंद्र मोदी में देखने को मिलता है, जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री है। तो हमें फिट कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा दूरदृष्टिकोण वाले हमारे आचार्य चाणक्य थे। आई बात समझ में। और दूसरा संधि क्या हुआ था साथियों, सेल्यूकस ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी सिंध पर कब्जा करके बैठे थे। तो 500 हाथी के बदले ना चंद्रगुप्त मौर्य इन तीनों क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जो कब्जा हुआ क्षेत्र था ना, उसको अपने अधीन कर लिया 500 हाथी देकर सेल्यूकस को। आई बात समझ में। तो साथियों, इस सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसी ने इंडिका नामक पुस्तकें लिखी। ठीक है, भद्रबाहु अपने जीवन के अंतिम दौर में भद्रबाहु के संपर्क में भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण किया और कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने संलेखन विधि से निर्वाण की प्राप्ति की। संलेखन विधि में आपको बता चुका हूँ, जैन धर्म में संलेखन विधि का मतलब होता है भोजन का त्याग कर कर अपने शरीर को ही नाश कर देना, यही संलेखना। ठीक है साथियों, एक विदेशी इतिहासकार है जस्टिन, इन्होंने कहा था कि 6 लाख की सेना से पूरे भारत को विजय किया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो 16 महाजनपद है ना, उसको एक करने में 6 लाख सेनाओं ने अपना अहम योगदान दिया। हमें उसके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो अखंड भारत बनाने में इन सभी 6 लाख सेनाओं ने अपने सर्वस्व त्याग किया। ठीक है, जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा। किसको? इन 6 लाख सेनाओं को। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार काम करते हैं, बोलते हैं। तो जस्टिन क्योंकि विदेशी इतिहासकार थे ना, तो इन्होंने डाकुओं का गिरोह बोल दिया। आई बात समझ में? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनाओं को। लेकिन इसके लिए तो डाकू का गिरोह हो गया। जस्टिन के अनुसार डाकू का गिरोह हो गया 6 लाख सेना। लेकिन हमारे लिए 6 लाख सेना किसी योद्धा से कम नहीं है। ठीक है, किसी पराक्रमी योद्धा से कम नहीं है। ये हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन इसके लिए क्या है? गिरोह है, चोर है, डाकू है, जस्टिन के अनुसार। ठीक है, तो क्या क्या उपाधि थे इसको आइए हम देखते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ना पालीब्रोथस भी कहते हैं। पालीब्रोथस मतलब पाटलिपुत्र का पुत्र कहते हैं, बेटा। ठीक है, क्योंकि पटना ना राजधानी थी और उसका जन्म भी वहीं हुआ था। ठीक है, पटना के आसपास क्षेत्र में, तो इसको पाटलिपुत्र का बेटा कहते हैं। ठीक है, साथ में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ा दिया हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं से ही एग्जाम में आएगा प्रश्न। ठीक है, क्योंकि 138 साल इन्होंने शासन किया मौर्य वंश ने, तो 138 साल को एक एक चीज़ को पढ़ना संभव नहीं। आप वही चीज़ को पढ़ो जो एग्जाम में आ सके। मैं जो एग्जाम में आने वाला कंटेंट है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आप इसी से ही संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो साथियों आइए हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के बारे में। ठीक है, ये बिंदुसार ना हेलेना का पुत्र नहीं है ना, आप याद रखना। इसके बीच शर्त मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि विदेशी मूल से जन्मा हुआ पुत्र, ठीक है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। इसी कारण हेलेना से जन्म हुआ पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। ठीक है, ये इसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से जन्म पुत्र को ही बिंदुसार बनाया गया। ठीक है, बिंदुसार को राजा बनाया गया। तो बिंदुसार 298 से 273 के बीच शासन किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, बिंदुसार
आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से ही संबंधित थे, जिसकी स्थापना इस संप्रदाय की स्थापना मोखलीपुत्र घोषाल ने किया था। आई बात समझ में। बिंदुसार को साथियों अमित्र घात भी कहते हैं, शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, ये अमित्र घात दरअसल संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जो शत्रुओं को नष्ट कर दे। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने काफी राज्य विस्तार किया था। सीरिया के शासक से साथियों, सीरिया के शासक ना इनके दोस्त थे, फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनसे 3 चीजें मांगी है। तो मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर सीरिया के शासक ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को इसके लिए भेज दिया। ठीक है, उनका दर्शन है कि सीरिया के शासकों का एक दार्शनिक है कि वो किसी दूसरे देश को दार्शनिक भेजते नहीं है। ठीक है, ये चीज को आप समझना। साथियों, बिंदुसार को 2 समुद्रों का विजेता भी कहा जाता है, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, 2 समुद्रों का विजेता इसलिए क्योंकि उसके आसपास जितने भी शासक थे ना, सभी का हत्या करके इन्होंने अपने राज्य में मिलाया, जो अखंड भारत बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दिया था। ठीक है, बिंदुसार ने। लेकिन अशोक ने बहुत ज़्यादा राज्य विस्तार किया, जो हमें वर्तमान संसद भवन में देखने को मिलता है, इसका मैप। ठीक है, जो वर्तमान संसद भवन है ना दिल्ली में, तो उसमें अखंड भारत का एक मैप है, चित्र है, तो अशोक के शासनकाल का ही है। आई बात समझ में। चाणक्य ने 3 राजाओं का संचालन किया। कौन कौन से राजा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा अशोक। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं साथियों राजा अशोक के बारे में। राजा अशोक ना पाली और प्राकृतिक भाषा में अभिलेख खुदवाया। तो अभिलेख खुदवाने वाला ये पहला राजा है भारत का। ठीक है, तो अभिलेख, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि अभिलेख कौन सी चिड़िया का नाम है भाई करके। ठीक है, तो अभिलेख का मतलब क्या होता है? उस समय ना क्या होता था, जैसे कि राजा कौन था? अशोक। तो उन्होंने अपनी प्रजा को आदेश का पालन करने के लिए, ठीक है, पत्थर से ना खुदवाई करते थे। ठीक है, तो पत्थर से खुदाई करके, पत्थर पर उकेर करके वहाँ की जनता को आदेश देते थे कि आपको ऐसा काम करना है करके, पत्थर पर उकेर करके, और उस पत्थर को जगह जगह लगा देते थे ताकि वहाँ की जनता पढ़े और अपने कर्तव्य का पालन करे, जो कर्तव्य अशोक ने सिखाया है। ठीक है, अपने आदेश के माध्यम से, वही है और कुछ नहीं है। पाली और प्राकृतिक भाषा में अभिलेख खुदवाया राजा अशोक ने। इनकी 2 पत्नियां थी, देवी और कारुकी। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना कलिंग विजय की है साथियों, 261 बीसी में। ठीक है, तो 261 बीसी में ना उड़ीसा के में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया। आई बात समझ। इस कलिंग विजय में ना कलिंग तो विजय कर लिया, लेकिन 10 लाख लोग मारे गए। आई बात समझ में। 10 लाख लोग मरना छोटी बात नहीं है। अगर हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति मर जाए ना तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब सोचो 10 लाख लोग मर गए कलिंग का। ठीक है, कलिंग उड़ीसा का, और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, इससे अशोक का मन बहुत ज़्यादा द्रवित हुआ, दुखी हुआ कि मैंने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लाखों लोगों की जान ली, लाखों लोगों की बंदी बनाया। ठीक है, कई लाखों लोगों का घर उजाड़ा। ठीक है, तो उसका मन द्रवित हुआ। द्रवित होने के बाद इनको ना बौद्ध धर्म में एक दार्शनिक थे निग्रोथ, तो उनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। ठीक है, और बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? अहिंसा। बौद्ध धर्म में सर्वोपरि है अहिंसा। ठीक है, तो कलिंग विजय के बाद इसका मन काफ़ी द्रवित हुआ। उसके बाद इन्होंने पूरा युद्ध को ही त्याग दिया। ठीक है, पूरा हमेशा के लिए पूरा युद्ध को ही त्याग दिया। कई लोगों का मानना है कि चूंकि अशोक और मौर्य वंश के राजा युद्ध करना बंद कर दिया था कलिंग विजय के बाद, इसी कारण मौर्य वंश पतन की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो निग्रोध के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। अब इसका एक ही मकसद था। क्या मकसद था? प्रजा का कल्याण करना है, प्रजा से युद्ध नहीं करना है। अब प्रजा को युद्ध कार्य में नहीं लगाना है, क्योंकि उनकी भी मृत्यु होती थी लड़ाई में जी। तो अब इसका एक ही उद्देश्य था, एक ही फोकस था कि अब हमें प्रजा का कल्याण करना है। ठीक है,
तो इन्होंने एक आचार संहिता बनाई जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है, एक आचार संहिता क्या है? तो प्रजा का कल्याण और नैतिक उत्थान के लिए आचार संहिता बनाई जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। आचार संहिता का मतलब होता है नियम, कि हमें कैसे प्रजा का कल्याण करना है, उनका उत्थान करना है। ठीक है, उसके लिए एक नियम बनाए, उसे अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है, इस धम्म के विकास और देखरेख के लिए धम्म महापात्र की नियुक्ति की। ठीक है, इसके विकास और देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त की जिसे धम्म महापात्र कहते हैं। आई बात समझ में? साथियों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना ये इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ बौद्ध धर्म की ओर, उसके कॉन्सेप्ट को सुनकर, कि इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्र, जो उनके 2 पुत्र थे ना, उसको श्रीलंका भेज दिए प्रचार प्रसार के लिए। आई बात समझ में? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा फुल कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए, दूसरा वीडियो दूसरे टीचर के पास आपकी ज़रूरत ना पड़े। मेरा यही उद्देश्य है, इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए। आई बात समझ में? तो साथियों, अगर यह पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।